तो मैं सुनील को स्वागत करता हूं आज फिर एक नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूं ट्रिपल सी परीक्षा में पूछे जाने वाले टॉप 50 क्वेश्चन। इनमें वो 50 क्वेश्चन है जो ट्रिपल सी परीक्षा में बार बार पूछ जाते हैं, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखना है। यदि आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे कि नेक्स्ट आने वाला वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों में जिनका भी एग्जाम होने वाला है। मैंने एक 500 क्वेश्चन की मैराथन बनाई थी। आप इस वीडियो के बाद उस मैराथन को अवश्य देख लें, क्योंकि उसमें टॉप 500 क्वेश्चन मैंने कराए हैं। चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 1 से कि क्वेश्चन नंबर 1 में क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया है, कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी कौन सी होती है। जो कंप्यूटर होता है उसकी मुख्य मेमोरी कौन सी होती है। ऑप्शन ए रैम, ऑप्शन बी हार्ड डिस्क, ऑप्शन सी CD रोम एंड ऑप्शन नंबर डी है पेन ड्राइव। कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी कौन सी होती है, तो कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी होती है रैम, जिसका फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है, रैम का पूरा नाम क्या है। फुल फॉर्म आपके एग्जाम में आते हैं, इसलिए फुल फॉर्म को विथ मीनिंग याद करके आप जरूर जाइए। पूछा गया है रैम का पूरा नाम क्या। जो रैम होता है आखिर इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। मैंने अभी बताया रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। आप कंप्यूटर पर कोई भी कार्य करते हैं तो उसको रैम में जाना अनिवार्य ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है, रोम की विशेषताएं क्या है। जो रोम होता है आखिर रोम का फुल फॉर्म क्या होता है। रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। रोम की विशेषताएं क्या होती हैं। ऑप्शन नंबर ए यह अस्थायी मेमोरी होती है। ऑप्शन नंबर बी इसमें डेटा बदला जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी यह स्थायी मेमोरी होती है एंड ऑप्शन नंबर डी है यह केवल ऑपरेटिंग सिस्टम को स्टोर करने के लिए होती हैं। तो रोम की विशेषताएं क्या होती है, तो रोम की विशेषताएं होती हैं यह स्थायी मेमोरी होती है। रोम क्या है, रोम यह स्थायी मेमोरी होती है। यदि आपसे रैम पूछता तो रैम कैसी होती है, रैम होती है अस्थायी। रोम स्थायी मेमोरी एंड अस्थायी मेमोरी होती है रैम। मतलब क्या होता है इसका स्थायी और अस्थायी में। स्थायी मेमोरी होती है वो होती है जिसमें लाइट जाने के बाद डेटा नहीं हटता है, वो आपकी स्थायी मेमोरी होती है। और जिसमें लाइट जाने के बाद डेटा हट जाता है वो आपकी अस्थायी मेमोरी होती है। जैसे आप कंप्यूटर पर कोई काम कर रहे हैं और आपने उसको सेव नहीं किया है और अचानक लाइट चली जाती है तो वो आपका सारा काम खराब हो जाएगा, मिस हट जाएगा। तो वो होता है रैम, और जो आपके सेव रहता है वो होता है आपका स्थायी मेमोरी रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है, ईपी रोम का पूरा नाम क्या होता है। मीन्स यहाँ पर ईपी रोम की फुल फॉर्म पूछी गई है। तो ईपी रोम की फुल फॉर्म होती है रेज एबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी मीनिंग आप यहाँ पर देख लीजिए। ईपी रोम की फुल फॉर्म होती है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। यदि यहाँ पर डबल ई लिखा होता डबल ई पी रोम, इसका फुल फॉर्म क्या होता, इसका फुल फॉर्म हो जाता आपका इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। यदि आप सिर्फ पी रोम का फुल फॉर्म पूछता कि पी रोम का फुल फॉर्म क्या होता है, तो पी रोम का फुल फॉर्म होगा आपका प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। आपसे कोई भी फुल फॉर्म पूछ सकता है। डबल ई पी रोम आप एक बार इस फुल फॉर्म को याद कर लीजिए और आप इसके बाद 3 फुल फॉर्म आपकी याद हो जाएंगी। जैसे आपने डबल ई पी रोम की फुल फॉर्म याद कर ली, आपसे ई पी रोम की फुल फॉर्म बन जाएगी, पी रोम की फुल फॉर्म बन जाएगी और रोम की फुल फॉर्म भी बन जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है, कैश मेमोरी का उपयोग किसके लिए किया जाता है। जो कैश मेमोरी होती है आखिर इसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए कंप्यूटर की गति को बढ़ाने के लिए। ऑप्शन नंबर बी डेटा बैकअप करने के लिए। ऑप्शन सी वायरस स्कैन करने के लिए एंड ऑप्शन नंबर डी है हार्ड डिस्क क्लीन करने के लिए। पूछा गया है कंप्यूटर में जो कैश मेमोरी होती है उसका क्या प्रयोग होता है। तो कैश मेमोरी का उपयोग होता है कंप्यूटर की गति को बढ़ाने के लिए कैश मेमोरी का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है, हार्ड डिस्क किस प्रकार की मेमोरी है। जो हार्ड डिस्क होता है वो किस प्रकार की मेमोरी होती है, प्राइमरी या सेकेंडरी। तो हार्ड डिस्क होती है आपकी सेकेंडरी मेमोरी। हार्ड डिस्क कौन सी मेमोरी होती है, सेकेंडरी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है, एस रैम और डी रैम में अंतर क्या। जो एस रैम होता है और डी रैम होता है इन दोनों में अंतर क्या होता है। एस रैम का फुल फॉर्म होता है स्टैटिक
रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड डी रैम का फुल फॉर्म होता है डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। एस रैम स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी और डी रैम डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। पूछा गया है कि इन दोनों में आकर क्या अंतर होता है। ऑप्शन ए है एस रैम अधिक तेज है डी रैम से। जो एस रैम होता है वो डी रैम से अधिक तेज होता है, मीन्स अधिक सस्ता होता है। ऑप्शन नंबर बी डी रैम अधिक तेज होती है और एस रैम अधिक सस्ती होती है। ऑप्शन सी है दोनों एक जैसी होती हैं। एंड ऑप्शन नंबर डी है डी रैम अस्थायी मेमोरी होती है। तो अंतर पूछा गया है तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। जो एस रैम होती है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी अधिक तेज होती है और डी रैम अधिक सस्ती होती है। मीन्स सस्ती कौन सी होती है तो सस्ती होती है डी रैम, लेकिन अधिक तेज कौन सी होती है अधिक तेज होती है एस रैम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है वर्चुअल मेमोरी का प्रयोग क्यों किया जाता है। जो वर्चुअल मेमोरी होती है आखिर इसका प्रयोग क्यों किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए ऑपरेटिंग सिस्टम को बूट करने के लिए। ऑप्शन नंबर बी है जब रैम कम हो और तो हार्ड डिस्क का कुछ हिस्सा अस्थायी मेमोरी के रूप में उपयोग होता हो। ऑप्शन नंबर बी इंटरनेट स्पीड बढ़ाने के लिए। ऑप्शन नंबर डी है प्रोसेसर की परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए। क्वेश्चन में पूछा गया है वर्चुअल मेमोरी का प्रयोग क्यों किया जाता है। तो वर्चुअल मेमोरी का प्रयोग किया जाता है जब रैम कम हो तो हार्ड डिस्क का कुछ हिस्सा अस्थायी के रूप में प्रयोग करने के लिए वर्चुअल मेमोरी का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है पहली पीढ़ी फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में कौन सा प्रमुख घटक प्रयोग किया जाता था। जो कंप्यूटर की पहली जनरेशन थी आखिर उसमें किस तकनीक या किस घटक का प्रयोग किया जाता था। ऑप्शन नंबर ए ट्रांजिस्टर। ऑप्शन नंबर बी वैक्यूम ट्यूब। ऑप्शन सी माइक्रो प्रोसेसर एंड ऑप्शन नंबर डी है इंटीग्रेटेड सर्किट। पूछा गया है पहली पीढ़ी में कौन से घटक का प्रयोग किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा वैक्यूम ट्यूब। पहली पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है ट्रांजिस्टर का प्रयोग पहली बार किस पीढ़ी के कंप्यूटर में हुआ। जैसे अभी अभी बताया मैंने पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग हुआ, तो दूसरी पीढ़ी में किस चीज का प्रयोग हुआ। तो दूसरी पीढ़ी में आपका प्रयोग हुआ है ट्रांजिस्टर का। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। ट्रांजिस्टर का प्रयोग कंप्यूटर की किस पीढ़ी में हुआ है तो दूसरी पीढ़ी में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया है आईसी। आईसी का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। आईसी का फुल फॉर्म क्या होता है इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग पहली बार कंप्यूटर की किस पीढ़ी में हुआ। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी तीसरी पीढ़ी में। जो आईसी चिप का आविष्कार हुआ था ये किस पीढ़ी में इसका प्रयोग किया गया था तीसरी पीढ़ी में प्रयोग किया गया था। जो आईसी चिप होती है वो किस धातु की बनी हुई होती है तो आईसी चिप सिलिकॉन की बनी हुई होती है। तो टोटल कंप्यूटर में कितनी जनरेशन है तो टोटल कंप्यूटर में 5 जनरेशन है। पहली जनरेशन में किस चीज का प्रयोग किया गया था वैक्यूम ट्यूब का। पहली जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब, दूसरे में ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था, तीसरे में आईसी चिप का प्रयोग किया गया था, चौथे में यदि आपसे पूछता तो चौथे में माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया गया था, चौथे में माइक्रो प्रोसेसर का एंड पांचवी जनरेशन में एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग किया गया था। आपसे कोई भी जनरेशन पूछे तो आपको 5 जनरेशन पता होनी चाहिए। पहली जनरेशन वैक्यूम ट्यूब, दूसरी जनरेशन ट्रांजिस्टर, तीसरी जनरेशन आईसी चिप, चौथी जनरेशन माइक्रो प्रोसेसर एंड पांचवी जनरेशन है एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया है पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था। जो पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था उसका क्या नाम था। ऑप्शन नंबर ए यूनिवैक। ऑप्शन नंबर बी है एनिएक। ऑप्शन नंबर सी है IBM 650 एंड ऑप्शन नंबर डी है एप्पल 1। पहला कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था तो पहले इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का नाम था एनिएक। पहले इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का नाम क्या था एनिएक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया है चार्ल्स बेबेज ने कौन सा कंप्यूटर डिजाइन किया था। जो चार्ल्स बेबेज फादर ऑफ कंप्यूटर माने जाते हैं चार्ल्स बेबेज को, आखिर इन्होंने पहला कंप्यूटर कौन सा बनाया। ऑप्शन नंबर ए एनालिटिकल इंजन। ऑप्शन नंबर बी डिफरेंस इंजन। ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों एंड ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो पूछा गया है चार्ल्स बेबेज ने
कौन सा कंप्यूटर डिजाइन किया? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। चार्ल्स बेबेज ने इन दोनों कंप्यूटर का ही आविष्कार किया है। एनालिटिकल इंजन और डिफरेंस इंजन, इन दोनों का आविष्कार किया है। 1822 में डिफरेंस इंजन की खोज की एंड 1833 में एनालिटिकल इंजन की खोज की। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया है, आईबीएम ने पहला पर्सनल कंप्यूटर पीसी कब लॉन्च किया? तो जो पूछा गया है, जो आईबीएम है, आईबीएम का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, ने पहला पर्सनल कंप्यूटर पीसी मतलब पर्सनल कंप्यूटर किस वर्ष लॉन्च किया? ये कब लॉन्च किया था? 1975 में, 1981 में, 1990 में या 2000 में? तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1981 में। आईबीएम ने अपना पहला पीसी लॉन्च किया था सन 1981 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया है, पहला माइक्रो प्रोसेसर कौन सा था? जो पहला माइक्रो प्रोसेसर था, आखिर उसका क्या नाम था? ऑप्शन नंबर ए इंटेल 8080, ऑप्शन बी इंटेल 4004, इंटेल 8086 एंड ऑप्शन नंबर डी है मोटोरोला 68000। तो पहला माइक्रो प्रोसेसर कौन सा था? तो पहले माइक्रो प्रोसेसर का नाम था इंटेल 4004। पहले माइक्रो प्रोसेसर का नाम था इंटेल 4004। किस कंपनी द्वारा बनाया गया था? तो ये इंटेल कंपनी द्वारा ही बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया है, लिब्रे ऑफिस राइटर में ऑटो टेस्ट फीचर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? जो लिब्रे ऑफिस राइटर होता है, इसमें ऑटो टेस्ट फीचर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए डॉक्यूमेंट को ऑटोमेटिक सेव करने के लिए, ऑप्शन नंबर बी फॉर्मेटिंग स्टाइल बदलने के लिए, ऑप्शन नंबर सी बार बार प्रयोग होने वाले टेक्स्ट को जल्दी से इंसर्ट करने के लिए एंड ऑप्शन नंबर डी है हेडर और फुटर जोड़ने के लिए। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बार बार प्रयोग होने वाले टेक्स्ट को जल्दी से इंसर्ट करने के लिए ऑटो टेक्स्ट का प्रयोग करते हैं। लिब्रे ऑफिस राइटर में ऑटो टेक्स्ट फीचर का प्रयोग किसके लिए होता है? जैसे कि आप किसी भी चीज को बार बार लिखना चाहते हैं तो आप उसमें क्या करेंगे, ऑटो फिल्टर लगा देंगे, जिससे कि आप जो भी लिख रहे हैं उसको जल्दी से आप इंसर्ट कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया है, लिब्रे ऑफिस राइटर में ट्रैक चेंज फीचर का प्रयोग कब किया जाता है? जो ट्रैक चेंज फीचर होता है, आखिर इसका प्रयोग कब किया जाता है? आपको बताना है लिब्रे ऑफिस राइटर का एक्सटेंशन नेम क्या होता है। जो लिब्रे ऑफिस राइटर होता है, आखिर उसका एक्सटेंशन नेम क्या होता है? एक्सटेंशन नेम आपको कमेंट करके बताना है कि लिब्रे ऑफिस राइटर का एक्सटेंशन नेम क्या होता है। पूछा गया है, लिब्रे ऑफिस राइटर में ट्रैक चेंज फीचर का क्या प्रयोग होता है या कब प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। डॉक्यूमेंट में किए गए सभी परिवर्तनों को ट्रैक करने के लिए ट्रैक चेंज का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया है, लिब्रे ऑफिस राइटर में मेल मर्ज फीचर का प्रयोग कब किया जाता है? जो मेल मर्ज फीचर होता है, आखिर इसका प्रयोग कब किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए कई डॉक्यूमेंट को मर्ज करने के लिए, ऑप्शन नंबर बी है एक ही पत्र कई प्राप्तकर्ताओं को व्यक्तिगत भेजने के लिए, ऑप्शन नंबर सी है एक डॉक्यूमेंट को अन्य डॉक्यूमेंट से लिंक करने के लिए एंड ऑप्शन नंबर डी है डॉक्यूमेंट को पीडीएफ में बदलने के लिए। तो मेल मर्ज होता है, आखिर इस फीचर का क्या प्रयोग होता है? तो मेल मर्ज फीचर का प्रयोग होता है एक ही पत्र को कई प्राप्तकर्ताओं के लिए व्यक्तिगत रूप से भेजने के लिए मेल मर्ज का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 आपसे पूछा था मैंने, राइटर का एक्सटेंशन नेम क्या होता है? तो राइटर का एक्सटेंशन नेम होता है .odt। राइटर का एक्सटेंशन नेम क्या होता है? तो राइटर का एक्सटेंशन नेम होता है .odt, ओपन डॉक्यूमेंट टेस्ट। यदि आपसे पूछता कैल्क का एक्सटेंशन नेम क्या होता है? तो कैल्क का एक्सटेंशन नेम होता है .ods। यदि आपसे पूछता कि इम्प्रेस का क्या होता है? तो इम्प्रेस का होता है .odp। राइटर का odt, इम्प्रेस का .ods, कैल्क का ods एंड इम्प्रेस का होता है .odp। तो आप तीनों एक्सटेंशन नेम अवश्य याद कर लें, राइटर का odt, कैल्क का ods एंड इम्प्रेस का odp। क्वेश्चन में पूछा गया है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में वी लुक अप फंक्शन का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? जो वी लुक अप फंक्शन होता है, आखिर इसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए
एक कॉलम में दिए गए डेटा को दूसरी जगह से खोजने के लिए। ऑप्शन बी, सभी डेटा को छोटा करने के लिए। ऑप्शन नंबर सी, ग्राफ बनाने के लिए। एंड ऑप्शन नंबर डी है नई शीट जोड़ने के लिए। जो वी लुकअप फंक्शन होता है, आखिर इसका क्या काम होता है? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। एक कॉलम में दिए गए डेटा को दूसरी जगह से खोजने के लिए वी लुक अप फंक्शन का प्रयोग करते हैं। बी मतलब होता है वर्टिकल लुकअप, वर्टिकल खोजने के लिए। जो वर्टिकल लाइन होती है वो कैसे होती है? जो खड़ी हुई लाइन होती है, मीन्स कॉलम होते हैं, उनको वर्टिकल लाइन कहा जाता है। जो लेटी हुई लाइन होती है, जिनको रो होती हैं, उनको कहा जाता है हॉरिजेंटल रो। जो होती है हॉरिजेंटल रो होती हैं, और वर्टिकल क्या होते हैं? कॉलम होते हैं। तो वर्टिकल मान खोजने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? वर्टिकल कॉलम। कॉलम को मतलब सीधे सीधे कह सकते हैं, जो वर्टिकल क्या होते हैं? वर्टिकल कॉलम होते हैं जो खड़े हुए, इनका मान दूसरी जगह से खोजने के लिए वी लुक अप फंक्शन का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में एक कॉलम को फ्रीज करने का क्या फायदा है? जो लिब्रे ऑफिस कैल्क होता है, इसमें एक कॉलम को फ्रीज करने का क्या फायदा है? ऑप्शन ए है कॉलम को हटाने से रोकने के लिए। ऑप्शन नंबर बी, एक कॉलम को स्थिर रखने के लिए ताकि वह स्क्रॉल करते समय दिखाई देता रहे। ऑप्शन नंबर सी है डेटा को सॉर्ट करने के लिए। एंड ऑप्शन नंबर डी है किसी सेल को लॉक करने के लिए। तो पूछा गया है जो फ्रीज होता है, फ्रीज का मतलब क्या होता है? कॉलम फ्रीज का मतलब क्या हो गया? तो इसका मतलब होता है कि एक कॉलम को स्थिर रखने के लिए ताकि स्क्रॉल करते समय यह दिखता रहे। मीन्स कहने का मतलब है जैसे आपका ये पहला कॉलम है, और यदि आपने इस कॉलम को फ्रीज कर दिया, यदि आप इस कॉलम को फ्रीज कर दिया तो ये कॉलम आपका हमेशा दिखता रहेगा, चाहे आप अंतिम कॉलम पर क्यों ही ना चले जाए। मीन्स आप लास्ट कॉलम होता है एक्स एफ डी, लास्ट कॉलम होता है एक्स एफ डी, यदि आप लास्ट कॉलम पर भी चले जाएंगे, यदि आपने पहले कॉलम को फ्रीज किया है तो आपको ये पहला कॉलम दिखता रहेगा, और ये आपको लास्ट कॉलम भी एक बार में दिखता रहेगा। मीन्स यदि आप इसको फ्रीज कर देते हैं, कॉलम को फ्रीज कर देते हैं, तो आप किसी भी कॉलम पर चले जाइए, लेकिन आपको पहला कॉलम हमेशा आपको दिखता रहेगा। कॉलम ए से प्रदर्शित होता है और रो होती है 1 2 3 से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा गया है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में भाट एट एनालिसिस फीचर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? जो भाट इफ एनालिसिस फीचर होता है, आखिर इसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है संभावित परिणामों की गणना करने के लिए। ऑप्शन नंबर बी है सेल्स में डॉक्यूमेंट डेटा खोजने के लिए। ऑप्शन नंबर सी है डेटा को सॉर्ट करने के लिए। एंड ऑप्शन नंबर डी है चार्ट बनाने के लिए। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। संभावित परिणामों की गणना करने के लिए व्हाट इफ एनालिसिस फीचर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा गया है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड मास्टर का क्या कार्य है? जो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस होता है, इसमें स्लाइड मास्टर का क्या कार्य होता है? ऑप्शन नंबर ए सभी स्लाइड में एक समान डिजाइन और फॉर्मेट लागू करने के लिए। ऑप्शन बी है स्लाइड को डिलीट करने के लिए। ऑप्शन नंबर सी है एनिमेशन को जोड़ने के लिए। एंड ऑप्शन नंबर डी है प्रेजेंटेशन को सेव करने के लिए। जो स्लाइड मास्टर होता है, इसका क्या कार्य होता है? तो स्लाइड मास्टर का कार्य होता है सभी स्लाइड में एक समान डिजाइन और फॉर्मेट को लागू करने के लिए स्लाइड मास्टर का प्रयोग किया जाता है। सभी स्लाइड में एक जैसा, जैसे आपने लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में बहुत सारे स्लाइड बनाए, जैसे आपने 10 स्लाइड बना ली आपने यहाँ पर, और आप चाहते हैं सभी स्लाइड में एक साथ आप उसका फॉर्मेट बदलना चाहते हैं, आप एक साथ उनका बैकग्राउंड बदलना चाहते हैं, तब आप किसका प्रयोग करेंगे? तब आप स्लाइड मास्टर का प्रयोग करके एक ही बार में सभी स्लाइडों को ऐड कर सकते हैं। मीन्स उनका फॉर्मेट बदल सकते हैं और उसमें डिजाइन एक ही बार में सभी स्लाइड पर ला सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा गया है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में कस्टम एनिमेशन का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? जो कस्टम एनिमेशन होता है, आखिर इसका प्रयोग किसके लिए होता है? ऑप्शन नंबर ए है प्रेजेंटेशन को सेव करने के लिए। ऑप्शन बी है स्लाइड को सॉर्ट करने के लिए। ऑप्शन सी है स्लाइड में ऑब्जेक्ट को एनिमेट करने के लिए। एंड ऑप्शन नंबर डी है नई स्लाइड जोड़ने के लिए। कस्टम एनिमेशन होता है, कस्टम एनिमेशन का प्रयोग क्या होता है? तो कस्टम एनिमेशन का प्रयोग होता है स्लाइड में ऑब्जेक्ट को एनिमेट करने के लिए कस्टम एनिमेशन का प्रयोग किया जाता है। जैसे आपकी जी स्लाइड 1 हो गई और स्लाइड 2 हो गई, तो यदि आप स्लाइड पे एनिमेशन लगाना चाहते हैं तो इनको बोलते हैं स्लाइड ट्रांजिशन। लेकिन यदि आप जो स्लाइड के अंदर कंटेंट लिखा हुआ है, जैसे स्लाइड के अंदर आपने 2 फोटो लगा दी, और यदि आप स्लाइड के अंदर के टेक्स्ट को एनिमेशन देना चाहते हैं तो वो आप
कस्टम एनिमेशन के माध्यम से देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में हाइपर लिंक जोड़ने का क्या लाभ। जो लिब्रे ऑफिस इंप्रेस होता है इसमें हाइपर लिंक जोड़ने का क्या लाभ होता है। हाइपर लिंक की शॉर्टकट की क्या होती है, हाइपर लिंक की शॉर्टकट की आपको कमेंट में बतानी है कि हाइपर लिंक की शॉर्टकट की क्या होती है। ऑप्शन नंबर ए, एक स्लाइड को लॉक करना। ऑप्शन नंबर बी, यह किसी डॉक्यूमेंट, वेब पेज या स्लाइड पर जाने की सुविधा देता है। ऑप्शन नंबर सी, यह केवल टेक्स्ट फॉर्मेट को बदलता है। और यह ऑप्शन नंबर डी है, यह स्लाइड को डिलीट करने में मदद करता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। यह किसी अन्य डॉक्यूमेंट, वेब पेज या स्लाइड पर जाने की सुविधा देता है। हाइपर लिंक की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस के, कंट्रोल प्लस के। कंट्रोल प्लस की किसकी शॉर्टकट की होती है, हाइपर लिंक की। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा गया है नेटवर्क में आईपी एड्रेस का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। जो नेटवर्क होता है उसमें आईपी एड्रेस का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए, इंटरनेट स्पीड बढ़ाने के लिए। ऑप्शन नंबर बी, नेटवर्क में डिवाइस की पहचान करने के लिए। ऑप्शन नंबर सी है, वेब पेज को लोड करने के लिए। एंड ऑप्शन नंबर डी है, फायरवॉल सेटिंग के लिए। नेटवर्क में आईपी एड्रेस का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। तो नेटवर्क में आईपी एड्रेस का प्रयोग किया जाता है नेटवर्क में डिवाइस की पहचान के लिए आईपी का प्रयोग किया जाता है। आईपी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। यहाँ पर आपके 25 क्वेश्चन पूरे होते हैं। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने सभी लिंक दे दिए वीडियो की, आप पिछली वीडियो भी देख सकते हैं। और जैसा मैंने पहले ही बताया, आप उस मैराथन को देखना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि उस मैराथन में मैंने बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनाए हैं। और जब भी आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा आपके लिए भी एक मैराथन आएगी जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होगी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि जिससे कि आप उस मैराथन को आसानी से देख सकें। जिस दिन आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा उस दिन आपके लिए भी 500 क्वेश्चन प्लस की मैराथन अवश्य आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा गया है डीएनएस का पूरा नाम क्या होता है। तो डीएनएस का फुल फॉर्म होता है डोमेन नेम सिस्टम। डीएनएस का फुल फॉर्म होता है डोमेन नेम सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 में पूछा गया है लैन और बैन में मुख्य अंतर क्या है। जो लैन और बैन होता है इन दोनों में मुख्य अंतर क्या होता है। तो लैन का फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क एंड बैन का फुल फॉर्म होता है वाइड एरिया नेटवर्क। लैन और बैन में मुख्य अंतर क्या होता है, तो इनमें मुख्य अंतर क्या होता है, लैन होता है ये छोटा नेटवर्क होता है, जबकि वैन होता है बड़ा नेटवर्क। लैन का प्रयोग किया जाता है छोटे नेटवर्क के लिए, मिस एक घर, एक बिल्डिंग, एक संस्थान के लिए लैन का प्रयोग किया जाता है। लैन एंड वैन का प्रयोग किया जाता है पूरे विश्व स्तर पर वैन का प्रयोग किया जाता है वाइड एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा गया है वाईफाई किस तकनीक पर आधारित होता है। जो वाईफाई होता है वो किस तकनीक पर आधारित होता है। ऑप्शन नंबर ए, ब्लूटूथ। ऑप्शन नंबर बी, रेडियो वेव्स। ऑप्शन नंबर सी, इंफ्रारेड। एंड ऑप्शन नंबर डी है ऑप्टिकल फाइबर। तो यहाँ पर आपका आंसर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रेडियो वेव्स पर। जो वाईफाई होता है ये किस तकनीक पर आधारित होता है, ये होता है आपका रेडियो वेव्स पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा गया है पिंग कमांड का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। जो पिंग कमांड होता है आखिर इसका प्रयोग किसके लिए होता है। ऑप्शन नंबर ए है नेटवर्क की स्पीड जांचने के लिए। ऑप्शन नंबर बी, नेटवर्क में कनेक्टिविटी जांचने के लिए। ऑप्शन नंबर सी है नेटवर्क बंद करने के लिए। एंड ऑप्शन नंबर डी है वायरस स्कैन करने के लिए। जो पिंग कमांड होता है आखिर इसका क्या प्रयोग होता है, तो पिंग कमांड का प्रयोग होता है नेटवर्क में कनेक्टिविटी जांचने के लिए पिंग कमांड का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा गया है www का पूरा नाम क्या है। जो www है आखिर इसका फुल फॉर्म क्या है, तो www का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब। www का फुल फॉर्म वर्ल्ड वाइड वेब। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। इसका आविष्कार किसके द्वारा किया गया था, तो www का आविष्कार टिम बर्नर्स-ली के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 में पूछा गया है इंटरनेट पर डेटा ट्रांसमिशन के लिए कौन सा प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है। जो इंटरनेट होता है उस पर डेटा ट्रांसमिशन के लिए कौन से प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए, FTP। ऑप्शन नंबर बी, TCP/IP। ऑप्शन सी, SMTP। एंड ऑप्शन नंबर डी है
HTTP इंटरनेट पर डेटा ट्रांसमिशन करने के लिए कौन से प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है? तो उसके लिए TCP/IP का प्रयोग किया जाता है। TCP/IP का फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल IP इंटरनेट प्रोटोकॉल। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल इसका फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 में पूछा गया है डार्क वेब किसका एक भाग? जो डार्क वेब होता है ये किसका भाग है? एक तो ऑप्शन नंबर ए सरफेस वेब, ऑप्शन नंबर बी डीप वेब एंड ऑप्शन नंबर सी है सोशल मीडिया एंड ऑप्शन नंबर डी है क्लाउड स्टोरेज। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। जो डार्क वेब होता है किसका एक भाग होता है? तो यह डीप वेब का एक भाग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 पूछा गया है इंटरनेट का पहला नेटवर्क कौन सा था? जो इंटरनेट होता है इसका पहला नेटवर्क कौन सा था? ARPANET, NSF नेट, WWW या टेलनेट। तो इंटरनेट का पहला नेटवर्क कौन सा होता है? तो इंटरनेट का जब इंटरनेट नहीं आता है तो इससे पहले कौन सा नेटवर्क था आपका? ARPANET। ARPANET की फुल फॉर्म होती है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। ARPANET की फुल फॉर्म होती है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। जो सबसे पहला नेटवर्क था आपका यही वाला था ARPANET। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 में पूछा गया है ईमेल भेजने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल प्रयोग किया जाता है? आप किसी ईमेल को भेजना चाहते हैं तब कौन से प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल एंड TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। ईमेल भेजने के लिए कौन से प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है? तो ईमेल को भेजने के लिए SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35 में पूछा गया है CC और BCC का प्रयोग ईमेल में क्यों किया जाता है? CC का फुल फॉर्म होता है कार्बन कॉपी और BCC का फुल फॉर्म होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। पूछा गया है कि आखिर जो CC और BCC का प्रयोग ईमेल में क्यों किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए बड़ी फाइल अटैच करने के लिए, ऑप्शन नंबर बी एक ही ईमेल कई लोगों को भेजने के लिए, ऑप्शन नंबर सी ईमेल को सेव करने के लिए एंड ऑप्शन नंबर डी है इंटरनेट स्पीड जांचने के लिए। तो CC और BCC का काम क्या होता है? इनका प्रयोग क्यों किया जाता है? एक ही ईमेल कई लोगों को भेजने के लिए CC एंड BCC का प्रयोग किया जाता है। मीन्स क्या होता है? CC का मतलब होता है कार्बन कॉपी। जैसे आपने एक ईमेल को 10 लोगों के लिए भेजा तो यदि आप CC के माध्यम से भेजेंगे तो CC के माध्यम से सभी को पता चल जाएगा कि आपने इस ईमेल को और कितने लोगों को भेजा है। यदि आप BCC के माध्यम से भेजते हैं तो BCC के माध्यम से किसी को ये पता नहीं चल पाएगा कि आपने मेरे अलावा भी और किसी को मेल भेजा है कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 पूछा गया है फिशिंग अटैक का उद्देश्य क्या है? जो फिशिंग अटैक होता है आखिर इसका उद्देश्य क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए नेटवर्क स्पीड बढ़ाना, ऑप्शन नंबर बी ईमेल के माध्यम से संवेदनशील जानकारी चुराना, ऑप्शन नंबर सी है फाइल डाउनलोड करना एंड ऑप्शन नंबर डी है इंटरनेट पर सर्च करना। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए सही, मिस ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। ईमेल के माध्यम से संवेदनशील जानकारी चुराना ये फिशिंग अटैक का मुख्य उद्देश्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 ई कॉमर्स का क्या अर्थ है? जो ई कॉमर्स होता है, ई कॉमर्स का क्या अर्थ होता है? ई कॉमर्स का अर्थ होता है इंटरनेट पर व्यापार करना, ये ई कॉमर्स का अर्थ होता है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 पूछा गया है V2B का फुल फॉर्म क्या होता है? तो V2B का फुल फॉर्म होता है बिजनेस टू बिजनेस। V2B का फुल फॉर्म होता है बिजनेस टू बिजनेस। मॉडल का उदाहरण क्या? जो V2B का उदाहरण कौन सा है? अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, अलीबाबा या फेसबुक। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा अलीबाबा। बिजनेस टू बिजनेस का उदाहरण कौन सा है? अलीबाबा। यदि आपसे पूछता है V2C मतलब बिजनेस टू कंज्यूमर। B2C का फुल फॉर्म होता है बिजनेस टू कंज्यूमर। बिजनेस टू कंज्यूमर का उदाहरण कौन कौन से हैं? तो आपका अमेजॉन और फ्लिपकार्ट ये दोनों B2C के उदाहरण हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं आपको कोई भी चीज़ ऑनलाइन मंगानी होती है तो यदि आप फ्लिपकार्ट यूज करते हैं या आप अमेजॉन का प्रयोग करेंगे तो ये B2C के उदाहरण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 में पूछा गया है ई कॉमर्स में पेमेंट ऑनलाइन को सुरक्षित बनाने के लिए कौन सी तकनीक का प्रयोग किया जाता है? ई कॉमर्स में ऑनलाइन पेमेंट को सुरक्षित बनाने के लिए कौन सी तकनीक का प्रयोग किया जाता है?
ओटीपी, ओटीपी का फुल फॉर्म वन टाइम पासवर्ड, HTTP का फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, QR का फुल फॉर्म QR कोड का क्विक रिस्पॉन्स कोड, एंड ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ऑनलाइन ई कॉमर्स में ऑनलाइन पेमेंट को सुरक्षित बनाने के लिए इन सभी तकनीक का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 में पूछा गया है ई लर्निंग प्लेटफॉर्म का मुख्य उद्देश्य क्या। जो ई लर्निंग प्लेटफॉर्म होता है आखिर इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है। ऑनलाइन व्यापार बढ़ाना, ऑप्शन बी इंटरनेट पर वीडियो स्ट्रीमिंग करना, ऑप्शन सी है शिक्षा को ऑनलाइन उपलब्ध कराना, एंड ऑप्शन नंबर डी है केवल सरकारी पोर्टल बनाना। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, शिक्षा को ऑनलाइन उपलब्ध कराना, ये आपका ई लर्निंग प्लेटफॉर्म का मुख्य उद्देश्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, 41 में पूछा गया है MOOC का पूरा नाम क्या। जो MOOC होता है इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका फुल फॉर्म होता है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। MOOC का पूरा नाम क्या होता है, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, 42 में पूछा गया है डिजी लॉकर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। आप सभी ने डिजी लॉकर का प्रयोग वैसे तो कर लिया होगा, क्योंकि अब आप कोई भी कार्य कराने जाते हैं, यदि आप कॉलेज स्कूल पढ़ते हैं तो आपके डिजी लॉकर एक ऐसा हो गया है जिसमें आपकी अपार आईडी ABC आईडी बन रही है। जो ABC आईडी या अपार आईडी किसके माध्यम से बन रही है, डिजी लॉकर के माध्यम से बन रही है। तो आखिर डिजी लॉकर का प्रयोग क्यों किसके लिए किया जाता है। तो डिजी लॉकर का प्रयोग किया जाता है डिजिटल फाइल स्टोरेज के लिए, आपका डिजी लॉकर का प्रयोग किया जाता है। इसमें आप अपने भारत सरकार द्वारा मान सभी डॉक्यूमेंट को रख सकते हैं, जैसे आपका आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, इन सभी को आप डिजी लॉकर में रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, 43 में पूछा गया है आधार कार्ड किस ई गवर्नेंस सेवा के अंतर्गत आता है। जो आधार कार्ड होता है आखिर ये किस ई गवर्नेंस सेवा के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर ए ई एजुकेशन, ई ऑथेंटिकेशन, ई टूरिज्म या ई पेमेंट। तो यहाँ पर आपका ई पेमेंट, तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ई ऑथेंटिकेशन। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। जो आधार कार्ड होता है किस गवर्नेंस सेवा के अंतर्गत आता है, तो ई ऑथेंटिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, फायरवॉल का कार्य क्या। जो फायरवॉल होता है इसका कार्य क्या होता है, वायरस हटाना, नेटवर्क को अनाधिकृत एक्सेस से बचाना, इंटरनेट स्पीड बढ़ाना, एंड ऑनलाइन फाइल शेयरिंग। यहाँ पर आपका ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा, नेटवर्क को अनाधिकृत एक्सेस से बचाना, ये फायरवॉल का कार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, 45 में पूछा गया है रैनसमवेयर क्या करता है। जो रैनसमवेयर होता है ये क्या करता है। ऑप्शन नंबर ए कंप्यूटर की स्पीड बढ़ाता है, ऑप्शन नंबर बी यूजर की फाइल को इनक्रिप्ट करके फिरौती मांगता है, ऑप्शन नंबर सी है इंटरनेट कनेक्शन तेज करता है, डेटा बैकअप करता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, रैनसमवेयर क्या करता है। तो रैनसमवेयर का कार्य होता है यूजर की फाइल को इनक्रिप्ट कर फिरौती मांगना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46 पूछा गया है टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन का मुख्य उद्देश्य क्या। जो टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन होता है आखिर इसका उद्देश्य क्या होता है। नेटवर्क स्पीड बढ़ाना, अकाउंट सुरक्षा बढ़ाना, वायरस हटाना या वेबसाइट लॉक करना। तो टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। इसका मुख्य उद्देश्य होता है अकाउंट सुरक्षा बढ़ाना, अकाउंट की सुरक्षा बढ़ाना, ये टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन का मुख्य उद्देश्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, डबल DOS अटैक का मुख्य उद्देश्य क्या है। जो डबल DOS है इसका मुख्य अटैक का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका मुख्य उद्देश्य होता है किसी सर्वर को ओवरलोड कर उसे डाउन करना, किसी सर्वर को ओवरलोड करके उसको डाउन करना, ये डबल DOS अटैक का मुख्य उद्देश्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, इनकॉग्निटो मोड का प्रयोग किसके लिए होता है। जो इनकॉग्निटो मोड होता है इसका प्रयोग किसके लिए होता है। जैसे आपने क्रोम ब्राउजर सब लोग चलाते होंगे, क्रोम ब्राउजर में क्या होता है आप जैसे 3 डॉट पर क्लिक करेंगे, 3 डॉट होते हैं इन पर क्लिक करेंगे तो आपके लिए एक तो यहाँ पर ऑप्शन खोल के आएंगे, काफी सारे ऑप्शन आएंगे जिसमें आपकी हिस्ट्री होगी, डाउनलोड होगा, और सबसे ऊपर आपका ऑप्शन होगा दूसरे नंबर पर वो होगा इनकॉग्निटो मोड। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब जो होता है जैसे आप कोई भी, जैसे आपने किसी का मोबाइल लिया और आप उसमें आप कोई भी पर्सनल चीज को सर्च करना चाहते हैं और आप चाहते हैं उसकी हिस्ट्री उसके मोबाइल में ना बने या उसको पता ना चले, जो अन्य व्यक्ति है जिसका मोबाइल आपने लिया है कुछ समय प्रयोग करने के लिए उसको पता ना चले कि आपने आखिर इसमें क्या सर्च किया है, तब आप किसका प्रयोग करेंगे, तब आप इनकॉग्निटो मोड का प्रयोग करेंगे। मींस इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, इनकॉग्निटो मोड का प्रयोग
किसके लिए किया जाता है? तो इनकॉग्नो मोड का प्रयोग किया जाता है सुरक्षित ब्राउजिंग के लिए। सुरक्षित ब्राउजिंग के लिए इनकॉग्नो मोड का प्रयोग किया जाता है। इसमें आप जो भी सर्च करेंगे वो आपका हिस्ट्री नहीं बनती है, तो आप मिस कह सकते हैं। यदि आपको कोई पर्सनल चीज किसी की मोबाइल में सर्च करनी है तो आप किस में सर्च करेंगे? इनकॉग्नो मोड में, ना कि डायरेक्ट इसमें ब्राउजर में। इसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+Shift+N। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड ये आपका सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 49। ट्रोजन हॉर्स क्या होता है? तो ट्रोजन हॉर्स क्या है? ट्रोजन हॉर्स एक प्रकार का वायरस है। ट्रोजन हॉर्स एक प्रकार का वायरस है। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। एथिकल हैकिंग का मुख्य उद्देश्य क्या? जो एथिकल हैकिंग होती है इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो एथिकल हैकिंग का मुख्य उद्देश्य होता है सिस्टम की सुरक्षा जांचना। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। एथिकल हैकिंग का मुख्य उद्देश्य होता है सिस्टम की सुरक्षा जांचना। यहाँ पर आपके 50 क्वेश्चन पूरे होते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे कि नेक्स्ट आने वाला वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।